हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर का एक टॉपिक ले रहा हूं जिसका नाम फोटोसिंथेसिस है। तो क्लास 10th में हमें कितना फोटोसिंथेसिस के बारे में जानना चाहिए वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। बच्चों बेटा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरी फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आ जाए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस होती क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए, दो वर्ड हैं जिनसे मिलकर ये पूरा फोटोसिंथेसिस वर्ड मिला। एक है फोटो, एक है सिंथेसिस। अगर मैं फोटो की बात करूं, इतना वर्ड ये फोटो दिखाऊं आपको, फोटो देखिएगा ध्यान से, इतना वर्ड फोटो, फोटो मीन्स लाइट। और एक वर्ड होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब किसी चीज़ को बनाना, तैयार करना, फॉर्मेशन, यूनियन, इकट्ठा होना चीज़ का। तो कई चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ तैयार हो रही है, वो सिंथेसिस कहलाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब फूड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। तो लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, एक इक्वेशन पहले देख लीजिए, फिर मैं डेफिनेशन पे आता हूँ सीधा सीधा। ये देखिए 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बन रहा है और वाटर और ऑक्सीजन ये रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस जिसमें CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल आपस में मिलकर, आपस में जुड़कर, एक साथ इकट्ठे होकर ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस में वाटर और O2 रिलीज होती है, ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम शुरू करते हैं, ये लिखा क्या है, डेफिनेशन को हम कैसे समझाएंगे। सबसे पहले व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। देखिए लिखा है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड किस फॉर्म में बना रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बना रहे हैं, फ्रॉम द CO2, वाटर, ठीक है, यूजिंग सोलर एनर्जी यानी सनलाइट की बात कर रहा है यहाँ, बाई क्लोरोफिल पिगमेंट। तो कुल मिला के 4 फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। कौन कौन से बेटा? CO2 एटमॉस्फेयर से मिल जाती है ग्रीन प्लांट को बेटा। वाटर, वाटर आप जानते ही हैं, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट, लीव्स में मौजूद होता है वाटर। और सनलाइट, ये भी एटमॉस्फेयर से मिलती है, क्लोरोफिल लीफ में मौजूद होता है। तो CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये चारों जब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तब ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ठीक, और वाटर एनर्जी रिलीज, वाटर और O2 रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस में CO2 का यूज़ किया जाता है और O2 को बाहर निकाला जाता है। देखिए, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ आपको। देखिए किस तरह से, कोई देखिए ग्रीन प्लांट है, सपोज दिस इज द ग्रीन प्लांट, ये इसकी रूट्स वगैरह हैं बेटा, और इस तरह से हम इसकी लीव्स बना के दिखा देते हैं आपको। देखिए ये लीव्स, ये देखिए इस तरह से लीव्स हैं बेटा, ये इस तरह से हम ये देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें, ये देखिएगा ध्यान से बेटा, O2, आप गौर करिएगा, CO2 को यूज़ किया जा रहा है, लिया जा रहा है, और यहाँ से हम दिखाएंगे O2 को छोड़ा जा रहा है। ऐसी प्रोसेस जिसमें CO2 को यूटिलाइजेशन हो रहा है और O2 को बाहर निकाला जा रहा है, ये प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पर हम सन भी दिखा सकते हैं बना के, सन, ये देखिए हमने पढ़ा यहाँ सन लिख दिया, सन से ये लाइट निकलती हुई दिखाती है बेटा, ये लाइट आ रही है निकल के, लाइट एनर्जी जो सन से निकल रही है, यहाँ लिख देंगे लाइट, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस 4 चीज़ें चाहिए। लीफ में क्लोरोफिल मौजूद है, CO2 एटमॉस्फेयर से आ रही है, सनलाइट से सनलाइट मिल रही है, और वाटर रूट से एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ये चारों फैक्टर CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल जब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, एक साथ यूनियन इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनाते हैं और इस प्रोसेस में O2 रिलीज होती है। देखिए, हमें जो इस अर्थ पर O2 मिल पाती है, सिर्फ एक ही सोर्स है O2 मिलने का, अब वो है ग्रीन प्लांट। वो भी कौन सी प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू ओनली। तो कोशिश ये करी जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट लगाए जाए बेटा। जितना ग्रीन प्लांट, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट लगाइए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा O2 से एटमॉस्फेयर मिल सके, एटमॉस्फेयर क्लीन मिल सके आपको। ठीक है, अच्छा एटमॉस्फेयर प्राप्त हो सके। तो ये डायग्राम आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू चाहो तो एक छोटा सा और डायग्राम हमें समझा सकते हैं बना के। जैसे मैंने एक लीफ दिखाई यहाँ पर बेटा, ये लीफ में मैं यहाँ पर सन दिखा सकता हूँ, ये सन है, ये लाइट पड़ रही है, सन की लाइट, ये लीफ पर लाइट पड़ रही है बेटा, यहाँ लिख देंगे लाइट। और आपको जैसे मैंने यहाँ अभी समझाया, आप यहाँ पे CO2 ये एंट्री दिखा रहा है और O2 बाहर निकलते दिखाएंगे इस प्रोसेस में। तो
तो ये आपको याद रखना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटा। जो ग्रीन प्लांट होता है, ग्रीन लीव्स, लीफ को हम फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहते हैं बेटा, ठीक है। तो लीफ में क्या होता है, CO2 एटमॉस्फेयर से, सनलाइट एटमॉस्फेयर से, क्लोरोफिल लीफ के अंदर मौजूद है और वाटर रूट से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये चारों चीज़ें एक साथ इकट्ठी होती हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बन जाता है और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड बनेगा और O2 रिलीज होगी। फूड जो बन रहा है वो निकल रहा है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में निकल रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो ये एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इस तरह से कंप्लीट हो रही है। लेकिन इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें एक ये पॉइंट भी देखना पड़ेगा, बहुत जल्दी समझना आ जाएगा। अभी आपको देखा बताया गया फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है बेटा? एनाबॉलिक प्रोसेस वो होती है जिसमें कोई चीज़ बन रही हो, कई चीज़ें इकट्ठी होकर कुछ बना रही हो। तो जब कई चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं और कोई चीज़ बन जाती है इकट्ठी होकर, जैसे यहाँ फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल के एक साथ कंबाइन होने के बाद, तो एनाबॉलिक प्रोसेस में कोई चीज़ बन रही है, तैयार हो रही है। एक प्रोसेस कैटाबॉलिक होती है जो हम रेस्पिरेशन में पढ़ा था, तो उसमें टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये मेटाबॉलिज्म जो हम पढ़ते हैं, तो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दो रिएक्शन वहाँ आती हैं, और जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। एनाबॉलिक का मतलब फॉर्मेशन, किस चीज़ का बनना, ठीक है, कई चीज़ों के कलेक्शन के बाद कोई चीज़ तैयार होकर निकल कर आ रही है, तो एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एनाबॉलिक प्रोसेस इन नेचर फॉर प्रोवाइडिंग फूड सप्लाई, क्योंकि फूड सप्लाई प्रोवाइड करा रही है टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसे हम एनाबॉलिक प्रोसेस बोल रहे हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है बेटा। इससे एक फायदा क्या होता है इस प्रोसेस थ्रू, इट प्यूरिफाइज द एटमॉस्फेरिक एयर। अभी मैंने बोला था आपको ये पॉइंट कि जब जब फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में और O2 का फॉर्मेशन होता है तो एयर प्यूरिफाई होती है बेटा, ठीक है। तो ये लिखा है, इट प्यूरिफाई द एटमॉस्फेरिक एयर बाय कंज्यूमिंग CO2 कंज्यूम करती है एंड इवॉल्विंग ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। देखिए जब जब इन्होंने बताया CO2 को कंज्यूम किया जा रहा है और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, ठीक है, जिससे एयर प्यूरिफाई हो रही है, तो यही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं। ऐसी एक हेडिंग पड़ी हुई है बेटा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन कौन सी चीज़ें हैं फोटोसिंथेसिस होने के लिए, कौन कौन सी साइट चाहिए वो मुझे बताना आपको। सबसे पहले तो ग्रीन प्लास्टेट्स यानी क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है। दिस इज क्लोरोप्लास्ट, या इसे हम क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। किचन ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि फूड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है, ग्रीन प्लास्टेट चाहिए यानी क्लोरोप्लास्ट चाहिए, जिसे हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि ईच डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट हैज़ टू डिस्टिंक्ट साइट, टू डिस्टिंक्ट एरिया मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एक तो गिरेना और एक स्ट्रोमा। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें गिरेना और स्ट्रोमा दिखाया जाएगा आपको। देखिए बना के यहाँ दिखाता हूँ, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, या दोबारा से बना के दिखा देता हूँ समझाने के लिए बेटा। ये कोई क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम ले रहा हूँ समझाने के लिए आपको। क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा भी हो सकता है, ओवल, राउंडेड, ठीक है, एग शेप्ड, किसी भी शेप में हो सकता है। ये इस तरह क्लोरोप्लास्ट हमको देखने को मिलता है। और इसके अंदर है कि अंदर यहाँ ये सिक्के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, कॉइन के समान स्ट्रक्चर, ऐसे जगह जगह कॉइन शेप स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, गोल गोल सिक्के जैसे स्ट्रक्चर। ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं बच्चों, ऐसे ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है, अटैच हैं। और इन्हें हम गिरेना बोलते हैं एक्चुअली, ये कंबाइन एक वर्ड अभी दिखाऊंगा। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं इस तरह से, एक लैमली के द्वारा, जिसे हम स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमली। तो स्ट्रोमा लैमली से जुड़े रहते हैं ये, ऐसे ध्यान रखना हमको, ठीक है। अब हम दिखाते हैं इसके बारे में क्या क्या नाम है इसके, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है जो आपने क्लास 9 में ही पढ़ा हुआ, सेल वाले चैप्टर में, ठीक है, और क्लास 11 में भी बच्चे पढ़ते हैं सेल वाले चैप्टर में। क्लोरोप्लास्ट में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, सबसे बाहर की लेयर, जिसका नाम होता है आउटर मेम्ब्रेन। ये लिख दिया मैंने बेटा, आउटर मेम्ब्रेन। एक अंदर की मेम्ब्रेन होती है, इसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक रिक्त, एक खाली जगह दिखाई दे रही है, फिल स्पेस दिखाई दे रहा है, इसका नाम है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहा जाता है इसको, ठीक। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको एक को हम गिरेनम बोलते हैं। गिरेनम एक सिंगुलर वर्ड है बेटा, गिरेनम इज ए सिंगुलर वर्ड। ये सिंगुलर वर्ड एक के लिए, एक स्ट्रक्चर के लिए हम गिरेनम कहेंगे। ये पूरा कई कॉइन जुड़कर, 1 2 3 4 कॉइन जुड़ गए, एक स्ट्रक्चर बन गया, इसको गिरेनम कह रहे हैं। और इन सबको अगर कंबाइन मिला दिया जाए, एक गिरेनम ये, एक गिरेनम पूरा ये, एक गिरेनम पूरा ये, इन सबको मिला के बोलते हैं हम लोग गिरेना। अभी मैंने ये वर्ड यूज़ किया था यहाँ, गिरेना। गिरेना और स्ट्रोमा 2 पार्ट मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बताया गया था, तो एक पार्ट आ गया बेटा गिरेना। इसके अलावा और क्या क्या मौजूद होता है वो समझ लें आप, जो आपको समझना अभी यहाँ ज़रूरी है।
इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ आपको दिखाई देगा, इस तरह से भरा हुआ नजर आएगा। ये प्रोटीनस सब्सटेंस होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, प्रोटीन का बना हुआ, ठीक है। इसका नाम है बेटा स्ट्रोमा। तो मैं यहाँ नीचे नोट कर रहा हूँ, ये लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम है स्ट्रोमा। अच्छा, अब एक बात और बता दूँ, प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है ना, इसमें ये जो एक कॉइन की बात कर रहा हूँ, ये सिंगल कॉइन, अगर इस कॉइन को निकाल के मैं बात दिखाऊँ, दिस ओनली सिंगल कॉइन, ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड, ये ध्यान रखिए, थाइलेक्वाइड। और इस थाइलेक्वाइड का स्ट्रक्चर अगर मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ तो मान लो ये थाइलेक्वाइड है बेटा। थाइलेक्वाइड के अंदर की जो ये अंदर जो कैविटी दिखाई दे रही है, इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, ल्यूमेन। इसके अंदर एक कैविटी भरी होगी, मान लो ये कैविटी के अंदर ये एक कैविटी दिखाई दे रही है, इस कैविटी का नाम यहाँ ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन, ठीक है। तो ये ल्यूमेन मैंने बना दी। इसके ऊपर होता है थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्वांटासोम पाए जाते हैं बेटा, क्वांटासोम। ये कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर लगे रहते हैं जो थाइलेक्वाइड के चारों तरफ लगे रहते हैं, इनका नाम होता है क्वांटासोम। ये हम जब बड़े क्लास में आएंगे 11 में तब अच्छे से पढ़ेंगे। क्वांटासोम, क्वांटासोम में मान जाता है क्लोरोफिल के 230 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, 230 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसलिए मैंने बताया आपको क्लोरोफिल के 230 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। याद रखना, कंपटीशन का मतलब का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। तो हमने एक क्लोरोप्लास्ट दिखाया आपको। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आउटर इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ है जो प्रोटीन का बना हुआ सब्सटेंस, जिसको हम स्ट्रोमा कह रहे हैं बेटा। इस स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे ये ग्रैना दिखाई दे रहे हैं और ग्रैना आपस में ज्वाइन रहते हैं विद द हेल्प ऑफ ये लैमली जैसा स्ट्रक्चर, इसे स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्रेटस भी कहते हैं, स्ट्रोमा लैमली भी कहते हैं, इंटरग्रेना भी कहते हैं, कई नाम है, तो हमने स्ट्रोमा लैमली इसका नाम लिख दिया है यहाँ, ठीक है। इस ग्रेना में जो एक सिंगल कॉइन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम थाइलेक्वाइड कहते हैं, इस थाइलेक्वाइड को उठाकर हमें यहाँ लिया है। थाइलेक्वाइड की सरफेस पर बहुत सारे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर क्वांटासोम मौजूद होते हैं, ईच क्वांटासोम हैविंग 230 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल। ये नीट में क्वेश्चन आता है, अच्छा ध्यान रखना इसको बेटा समझने के लिए, आगे MCQ वगैरह मिल सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब क्या होता है इसमें, हमने आपको एक चीज़ और समझानी है यहाँ पर, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम क्या समझाएंगे कि फोटोसिंथेसिस इवेंट जो है कैटेगराइज किए गए दो फेज़ में बांट दिया गया पूरी प्रोसेस को। कौन कौन से दो फेज़ हैं बेटा, ये जो आपको ध्यान रखना है, एक होता है लाइट रिएक्शन जिसे हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक। एक होती है बेटा डार्क रिएक्शन जिसे हम ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। जो हमारी हिल रिएक्शन है एक्चुअली वो लाइट रिएक्शन है ना, तो ये पूरी तरह से लाइट डिपेंडेंट फेज कहलाता है, लाइट डिपेंडेंट फेज कहते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो फेज हम दिखा रहे हैं जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, ये लाइट इंडिपेंडेंट होता है, लाइट की जरूरत नहीं है यहाँ, इंडिपेंडेंट लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहलाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फोटोसिंथेसिस इवन कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 मेन फेजेस। 2 मेन फेज में बांटा गया, 2 मेन फेजेस, नंबर 1 लाइट रिएक्शन, नंबर 2 डार्क रिएक्शन। यानी पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इसको अगर आसानी से स्टडी करना होगा तो इसके लिए हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, ताकि हम इसे इजीली स्टडी कर पाएँ। एक्चुअली लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम हिल रिएक्शन भी होता है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हिल नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ये बात भी हम क्लास 11 में बच्चों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे उस समय डिस्कस करेंगे। तो लाइट रिएक्शन कॉमनली कॉल्ड हिल रिएक्शन बिकॉज दिस रिएक्शन डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल, ठीक। इट इज अ टोटली लाइट डिपेंडेंट फेज, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। ऐसी डार्क फेज होता है हमारा डार्क रिएक्शन जिसे ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं, और ये टोटली लाइट से इंडिपेंडेंट फेज होता है। हमने एक पॉइंट यहाँ और आपको लिखवाया हुआ है, इसको समझना चाहेंगे। ये लिखा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कुछ इवेंट दिखाई दे रहे हैं जो होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 2 3। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, अक्सर मिलता है ये वाला क्वेश्चन। वो कौन से 3 इवेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान देखने को हमको मिलते हैं। नंबर 1 पहला इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। यानी जो क्लोरोफिल मौजूद है लीफ के अंदर वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है सबसे ज़्यादा लाइट का। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के थ्रू लाइट का एब्जॉर्प्शन होना, ये पहला इवेंट होता है बेटा। उसके बाद दूसरा इवेंट शुरू हो जाता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप गौर करिए,
पहला पॉइंट मैंने बोला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस में पहली प्रोसेस जो होती है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लीफ के अंदर मौजूद होता है जो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी ये लाइट एनर्जी जो थी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जा रहा है और वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है, ठीक है। और किसमें बेटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, ध्यान रखना आपको। तो 2 पॉइंट मैंने आपको यहाँ बोले। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, 3 मेन इवेंट्स हैं जो आपको याद रखना है बच्चों। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, पहला इवेंट हो गया। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, केमिकल एनर्जी में हो रहा है। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो रही है। अभी मैं दिखा दूंगा कैसे हो रही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, यानी इस CO2 जो होती है रिडक्शन होकर कार्बोहाइड्रेट बना रही है। देखिए इसको मैं कैसे समझाऊं तीसरे पॉइंट को, ये रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, यह मैंने बताया वाटर की स्प्लिटिंग से ये ऑक्सीजन निकल रही है। देखिए ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पहले ये माना जाता था शुरू में कि ये इक्वेशन जब दी गई थी तो कि CO2 जो होती है इससे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, लेकिन बाद में इस बात को गलत सिद्ध कर दिया गया। वान नील नाम का एक साइंटिस्ट है, ये भी हम क्लास 11 में डिस्कस करेंगे जब फोटोसिंथेसिस डिस्कस मतलब पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे। वान नील ने सबसे पहले बताया था कि वाटर की स्प्लिटिंग से O2 रिलीज होती है। देखिए हम कैसे इसको शो करना समझाता हूँ आपको। ये देखिए 1 to 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, 12 मॉलिक्यूल किसके, ऑक्सीजन के, तो यहाँ वाटर के 12 मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये ऑक्सीजन 12 मॉलिक्यूल यहाँ भी हैं, ये देखिए ऑक्सीजन के 6 to the 12, तो 12 मॉलिक्यूल यहाँ ऑक्सीजन के निकलना है। तो वाटर की जब स्प्लिटिंग होगी तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेंगे, 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं बेटा, और यहाँ भी 6 to the 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं। अब यहाँ CO2 वाले पॉइंट में आ जाइए, 6 to the 12 ऑक्सीजन यहाँ भी 12 है, लेकिन ये ऑक्सीजन के जो 12 मॉलिक्यूल है ये कहाँ यूटिलाइज होते हैं वो देखो, एक तो 6 मॉलिक्यूल यहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के यहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं। देखिए कैसे 6O, देख रहे हैं O6 और 6O, तो 12 मॉलिक्यूल यहाँ भी। तो इस तरह से ये अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गई आपकी, आपको दिख रहा है कि वाटर की स्प्लिटिंग से ही O2 रिलीज होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द 3 इवेंट्स आर रिक्वायर्ड। नंबर 1 कौन कौन से बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल के थ्रू हो रहा है, ये मैंने यहाँ दिखाया आपको कैसे हो रहा है। दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में बदल रही है और वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है किस किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है वो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, फाइनली CO2 टूट कर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। ये 3 पॉइंट हमको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो मैंने लाइट फोटोसिंथेसिस का एक हल्का सा हाईलाइट आपको दिखाया बेटा, छोटा सा ही टॉपिक है, क्लास 10th में ज़्यादा मैटर ही नहीं है। तो ये आपको वीडियो को अच्छे से समझिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है, डेफिनेशन याद रखिएगा, ठीक। और ये जो कौन कौन से इवेंट्स हैं, 3 इवेंट्स हो रहे हैं वो याद रखिएगा। इसके मैकेनिज्म देखें तो 2 फेज में बांटी गई है, दोनों फेज के नाम याद रखिएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ क्लास 10th के बच्चों को ये वीडियो समझ में आएगा बेटा। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।